हेलो एंड वेलकम यू ऑन टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडो तिब्बतन ट्रेड। अब देखिए इसके ऊपर काफ़ी डिमांड आ रही थी कि ये जो टॉपिक है लोअर पीसीएस मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है और अपर पीसीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों सिलेबसेस में है ये और दोनों ही एग्जाम आने वाले हैं। लोअर पीसीएस आने वाला है, अपर पीसीएस भी आने वाला है। तो दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी कैंडिडेट्स को ज़रूर देखें। आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे, तो उनके लिए भी ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। हो सकता है कोई अपडेट आपका यूट्यूब से छूट जाए, लेकिन कोई भी अपडेट आपका वहाँ से नहीं छूटेगा। तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। और गाइस बताना चाहूँगा साथ ही साथ कि लोअर पीसीएस मेंस का जैसे एग्जाम आने वाला है 28 अगस्त को, तो उससे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि आप एग्जाम में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उससे पहले आप 4 टेस्ट की एक मिनी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम को लिखने से पहले। साथ साथ जो जितने भी पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, जितने भी ग्रुप्स चल रहे हैं, इनिशिएटिव चल रहे हैं लेट्स क्रैक इट के द्वारा, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ ग्रुप का चल रहा है, डेली एमसीक्यू पेड ग्रुप चल रहा है, एफआरओ मेंस और एडवोकेट जनरल मेंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। और आरओ सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है, जो आगे आने वाली वैकेंसी है उसके लिए अभी से तैयारी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आगे की तैयारी के लिए अभी से लग जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ, ये मैं इसको एश्योर कर सकता हूँ कि उसका पेपर औरों के मुकाबले बहुत अच्छा होगा। और इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडो तिब्बतन ट्रेड, तो जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, बेसिकली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से ज़्यादा ट्रेड होता है। तो थोड़ा सा एक दो लाइन में हम पहले पिथौरागढ़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रेड के बारे में देखेंगे। तो अगर पिथौरागढ़ के बारे में देखें तो पिथौरागढ़ जो है वो 1645 मीटर की ऊंचाई पे है सी लेवल से। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये 29.4 से लेके 30.3 लैटिट्यूड में है और 80 to 81 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, यानी कि अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं के बारे में बता रखा है। ये जो सेंट्रल हिमालयाज़ है, मध्य हिमालयाज़ है, वहाँ पे लोकेटेड रहेगा विद इंडो तिब्बतन वाटरशेड डिवाइड इन द नॉर्थ, तो यानी कि वाटरशेड नॉर्थ में है। और काली रिवर जो है वो नेपाल के बीच में और उत्तराखंड का या भारत का जो उत्तराखंड है और उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ है उसका बॉर्डर बनाता है। तो ये मैप है, आप देख सकते हैं कि पिथौरागढ़ का मैप है। यहाँ पे लिपुलेख पास है और ये जो इतना एरिया है ये सारा आपको चाइना का एरिया दिखेगा, या फिर जितना भी जो एरिया टच करता है, बॉर्डर लगाता है कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो नेपाल हो और चाहे वो तिब्बत हो। तिब्बत यानी कि जो आज के टाइम पे चाइना का पार्ट है। उसके बाद देखते हैं कि तिब्बत का जो बॉर्डर ट्रेड है वो अपने आप में जो वहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, वहाँ पे यानी कि जनजाति रहती हैं, तो उन जनजाति आदिवासियों की एक लाइफ लाइन है, यानी कि एक जीवन रेखा है। तो किस तरह से उसको समझते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे इन द कुमाऊं रीजन बिकेम अवेयर ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रेड बिटवीन पीपल लिविंग इन इंडियन बॉर्डर विलेजेस। अब देखिए जब ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को कब्जा करना शुरू करा, जिस टाइम पे जो गोरखाली रूल चल रहा था, तो गोरखियास को हटाया गया 1815 के आसपास। तो जब ट्रीटी ऑफ सगोली हुई और वो इस रीजन में आए, तब उन्होंने समझ में आया उनको कि यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट ट्रेड चलता है, जो कि पिछले पिछले हज़ारों सालों से जो चल रहा था, एंशिएंट सिल्क रूट पे ये आता था। तो ब्रिटिश को ये समझ में आया कुमाऊं में आने के बाद कि वो एक ट्रेडिशनल ट्रेड है बिटवीन पीपल लिविंग इन इंडियन बॉर्डर विलेजेस एंड दोज इन तिब्बत थ्रू सेवरल हाई हिमालयन पासेस आफ्टर ए जेsuit मिशनरी फादर एंटोनियो डी एंड्रेड विजिटेड द तिब्बतन मार्ट ऑफ सापरांग थ्रू दी नीति पास इन गढ़वाल इन 1624। अब देखिए उस टाइम पे कुमाऊं और गढ़वाल दो अलग अलग नहीं हुआ करते थे, पूरा रीजन को गढ़वाल ही कहा जाता था। तो 1624 के आसपास जब जिस टाइम पे एक फादर मिशनरी आए, जेsuit मिशनरी आए, फादर एंटोनियो डी एंड्रेड, तो जब वो तिब्बत के एक मार्ट में गए, तिब्बत के एक मार्केट में गए सापरांग में, नीति पास से पास होते हुए 1624 में, तब उनको ये पता चला कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि जो ट्रेड को हम फ्लरिश करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इससे अंदाज़ा लगाइए, जिस पर्सन को थोड़ा सा एरिया का अंदाज़ा नहीं होगा, तो ऐसी वहाँ पे एक आप कह सकते हैं टेरेन होगा कि पहाड़ हैं, ये प्लेन्स हैं, और यहाँ पे जो वैलीज़ हैं इनके थ्रू रास्ता होगा। तो यहाँ पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडियन ट्रेडर्स अलॉन्ग विद म्यूल्स, यानी अपने खच्चरों के साथ हैं जो भारत के ट्रेडर्स हैं, कैरिंग गुड्स कमिंग फ्रॉम तकला कोट इन तिब्बत आफ्टर टेकिंग पार्ट इन द ट्रेड। तो जो तकला कोट है ये तिब्बत में है, तो वहाँ से अपना जो ट्रेड करने के बाद जो भारत में इंपोर्ट लेके आना है उसको लेके आ रहे हैं, और जो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं वो भी हम आगे देखेंगे कि भारत से कौन सी चीज़ें निर्यात होती हैं, भारत में कौन सी चीज़ें आयात होती हैं तिब्बत से, यानी कि चाइना से। Father Andrade mentioned that the Niti and Mana passes
वर वेल नोन ट्रेड रूट्स टू तिब्बत इन दोज डेज। तो फादर इन ट्रेड ने ये भी बताया है कि चाहे वो नीति पास हो चाहे वो माना पास हो, वो वेल नोन ट्रेड रूट्स हुआ करते थे तिब्बत के उन दिनों में। अनदर ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ गढ़वाल इन 1896 ऑल्सो मैंशनड दैट द ट्रेड विद तिब्बत वॉज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो एक और ब्रिटिश के एक सेटलमेंट ऑफिसर थे, बंदोबस्त अधिकारी थे, उन्होंने भी 1896 में ये उल्लेख किया था कि तिब्बत के साथ व्यापार उस टाइम पे कुमाऊं और गढ़वाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था। In the districts of the Kumaon and Garhwal region in those days. So according to him, the trade also provided a market for local produce of the region as well. तो उनके हिसाब से जो ट्रेड था वो जो लोकल प्रोडक्शन होता था उस रीजन का, यानी कि पिथौरागढ़ के आसपास का या तिब्बत के आसपास का जो लोकल प्रोडक्शन था, वहाँ की चीज़ें वहीं पे जो उगती थी उसका भी आदान प्रदान यानी उसका भी ट्रेड वहाँ पे होता था। द ब्रिटिश कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर ट्रेड लेटर सिक्योर्ड द ईजिएस्ट वे टू तिब्बत थ्रू दीज रीजन सो दैट द ट्रेड कुड प्रॉस्पर। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने देखा कि कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर ट्रेड, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो बॉर्डर का जो ट्रेड है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो भारत आए थे वो कमाने के लिए ही आए थे, जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, वो एक बिजनेस कंपनी थी। जब वो एक बिजनेस कंपनी थी तो उनको तो जहाँ से भी पैसा मिलेगा वो उसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेड हो रहा है, उन्होंने एक ईजिएस्ट वे निकालना चाहा कि ईजिएस्ट वे क्या होगा तिब्बत जाने का, जिससे कि ये जो रीजन है ये प्रॉस्पर कर सके। द तिब्बत बॉर्डर ट्रेड वाज इन वॉग इवन इन द 3rd सेंचुरी BC। तब ये भी कहा जा रहा है कि 3rd सेंचुरी BC में भी उसका प्रचलन था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, आप से सोच सकते हैं कि उस टाइम पे अशोका के टाइम की बात कर रहे हैं कि अशोका के टाइम के पास आसपास भी वहाँ पे ट्रेड हुआ करता था इस रूट पे। एडविन डी एटकिंसन ने अपने गेजेटर में कहा है कि देयर वाज एन एंशिएंट रूट फ्रॉम पाटलिपुत्र टू तक्षशिला। तक्षशिला आज के टाइम पे आपको मिलेगा पाकिस्तान के अंदर और पाटलिपुत्र भारत में है, वाया कालसी इन द 3rd सेंचुरी BC। तो 3वीं सेंचुरी BC में पाटलिपुत्र से अगर हमें तक्षशिला जाना हो जो आपको पाकिस्तान में मिलेगा तो हम कालसी होके जाते थे। कालसी जो है यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे उत्तरतम अगर हम देखें नॉर्दर्न में जो अशोका का शिलालेख मिलता है वो हमें कालसी देहरादून में मिलता है। देहरादून जिला पड़ता है, बाकी कालसी विकासनगर से थोड़ा सा आगे आपको एरिया पड़ेगा। तो वहाँ पे यमुना नदी के किनारे कालसी में शिलालेख मिलता है अशोका का, जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना, और खरोष्टी में नहीं है, ब्रह्मी में है। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, बोरेक्स फॉर द यूज़ ऑफ गोल्ड स्मिथ्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम तिब्बत इन द 6th सेंचुरी BC। तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो इतिहासकार हैं उनके हिसाब से देखें तो बोरेक्स जो है जो उसको गोल्ड स्मिथ यूज़ करते थे यानी कि सुनार यूज़ किया करते थे उत्तर भारत के, वो तिब्बत से इंपोर्ट किया जाता था 6th सेंचुरी AD में, यानी कि 600 AD के आसपास की बात कर रहे हैं, 500 से लेकर 600 AD की तक की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे इसको इंपोर्ट किया जाता था, भारत में आयात किया जाता था। बोरेक्स वॉज यूज्ड इन मेकिंग इंक टू राइट ऑन बर्च पेपर और लोकली मेड हैंड पेपर। तो बोरेक्स का इस्तेमाल उस इंक को बनाने में भी किया जाता था कि जिस पे भी आपको पेड़ की किसी छाल पे अगर आपको लिखना है या कोई लोकली जो हैंडमेड पेपर है उस पर आपको लिखना है तो उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे केमिकल वाली इंक्स नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पे जो बोरेक्स था या नेचुरल चीज़ें थी उन्हीं से इंक बनाई जाती थी। पर्ल्स, कोरल्स एंड ग्लास बीड्स वर एक्सपोर्टेड टू तिब्बत। अब देखिए जो पर्ल्स हैं यानी कि आप देख सकते हैं कि जो मोती हैं, मूंगे हैं या कांच हैं, उन सब को हम एक्सपोर्ट किया करते थे यानी कि निर्यात करा करते थे तिब्बत को, और बोरेक्स वहाँ से इंपोर्ट किया करते थे। द ब्रिटिश वर फुल्ली कन्विंस्ड दैट इट वाज ओनली थ्रू दीज पासेज टू तिब्बत फ्रॉम द कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन्स दैट दे कुड कीप एन आई ऑन एडवांसिंग रशियंस। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने यही कहा है कि ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि तिब्बत के ऊपर नज़र बना के रखना, अगर हम कुमाऊं गढ़वाल से रीजन से नज़र बना के रखते हैं, ये तभी ये इससे यही संभव हो पाएगा कि हम रशियंस को, जो रशियंस बढ़ रहे थे, हम रशियंस को क्या कर पाएँ, उनके ऊपर नज़र रख पाएँ। देखिए रशियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स की और रशियंस की जो एनिमोसिटी थी यानी कि उन दोनों में जो दिक्कतें चल रही थी, इसी वजह से अफ़गानिस्तान के ऊपर भी एक बार हमला करने की कोशिश की इंग्लैंड ने, यानी कि एंग्लो अफगान वॉर जो होता है, और उसके बाद उसमें जब हम इंडिया हार गया यानी आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स हार गए, तो उन्होंने समझा कि भाई अफ़गानिस्तान को हम कब्जा नहीं कर सकते। तो अफ़गानिस्तान को एक फ्रेंडली स्टेट के रूप में देखा, जिससे कि आगे जो रशिया है या USSR कहते हो, जो भी रशिया है, वो इंडिया की तरफ नज़र ना उठा पाए। यानी कि इस टाइम पे, उस टाइम की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे तो अलग अलग कंट्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ एक दूसरे की टेरिटरीज़
को अपनाना चाहते थे लोग, उस पर कब्जा करना चाहते थे कि इधर की टेरिटरी पे ना आ जाए, यानी कि ब्रिटिशर्स पे कोई खतरा ना आ जाए। तो अब इधर चाइना वाले रूट से अगर हम देखें तो तिब्बत पे अगर हम ये देखें कि तिब्बत के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ट्रेड तो हो ही रहा है, साथ साथ नज़र भी बनाए रख सकते हैं हम रशियंस के एडवांस पे कि रशियंस जो हैं वो कितना आगे तक निकल चुके हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, यानी कौन कौन सी टेरिटरी अपने कब्जे में कर रहे हैं, तो उस पर भी हम नज़र बना के रख सकते हैं। They decided to develop the trade with Tibet via these passes and sent Francis young husband। तो एक यंग हस्बैंड का जो डेलीगेशन था उसको भेजा गया 1903 में, और उनके साथ 100 ट्रूप्स भी भेजी गई टू फैसिलिटेट मोबिलिटी ऑफ इंडियन ट्रेडर्स टू द नेबरिंग कंट्री फॉर द ट्रेड। तो ट्रेड के लिए, ये करने के लिए कि भारत के जो व्यापारी हैं तिब्बत में जा सकें और आ सकें, उसको स्मूथन करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने एक यंग हस्बैंड का मिशन भी वहाँ भेजा, और जो कुछ ट्रूप्स थी, यानी कुछ जो मिलिट्री पर्सनल्स थे, यानी कि आर्मी के जो लोग थे, उनको भी भेजा गया। इवन अ सर्वे वाज डन फॉर लेइंग अ रेलवे लाइन। अब देखिए ब्रिटिशर्स को ये एरिया इतना पसंद आया ट्रेड के लिए कि उन्होंने एक रेलवे लाइन तक बिछाने के लिए वहाँ पे डिसीजन लिया, और एक सर्वे किया गया कि पीलीभीत से लेके, जो कि यूपी में है, टनकपुर तक, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, तो पीलीभीत से लेके टनकपुर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, और उसके बाद वहाँ से आगे लिपुलेख पास तक एक सड़क बनाई जाएगी। द बॉर्डर ट्रेड विद तिब्बत थ्रू हाई हिमालयन वैलीज इन उत्तराखंड यूज टू कमेंस थ्रू द ब्यास। अब देखिए जो बॉर्डर ट्रेड है तिब्बत के साथ, जो भारत की, जो हम उत्तराखंड की कहें तो उत्तराखंड की जो हिमालयाज़ की जो वैलीज़ हैं, वहाँ पे कौन कौन से जो एरियाज़ कवर किए जाते हैं, जिसको आप कवर करके वहाँ जाएंगे, तो जैसे कि ब्यास हो गया, चौंदस है, गर्बियांग है, डरमा वैली है, जोहर पास है, तो यानी इन सबको आपको पास करना होगा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और नीति पास और माना पास है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ से आप बेसिकली वहाँ पे जा सकते हैं। सिग्निफिकेंट पासेस क्या हैं, जैसे कि लिपू लेक है जो कि 16,500 फीट पे है, फिर डरमा है 18,500 फीट पे, लिम्पिया 18,150 पे, कुंगरी बिंगरी है, उनताधूरा पास है, माना पास है और नीति पास है, तो इन सब से आपको पास हो के जाना होगा ट्रेड करने के लिए तिब्बत में। डॉक्टर RS टोलिया जो हैं वो उत्तराखंड में फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और लोकल रहे हैं जोहर वैली पिथौरागढ़ से। तो उनका कहना यह है कि ब्रिटिश इन द अर्ली 19th सेंचुरी वर फुल्ली कन्विंस्ड दैट द ट्रेड विद तिब्बत सस्टेन एग्रीकल्चर। देखिए उनका कहना यह है कि ब्रिटिशर्स को ये लगता था 19th सेंचुरी में कि ब्रिटिशर्स इस चीज़ से पूरे तरीके से आश्वस्त थे कि जो ट्रेड है तिब्बत के साथ वो सस्टेन करके रखता है इस यहाँ की इस रीजन की इकोनॉमी को, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, खेती से रिलेटेड हो, एनिमल हस्बेंड्री से हो, कॉटेज से हो और फार्माकोलॉजी इंडस्ट्री से हो, जो भी कुमाऊँ की और गढ़वाल रीजन की जो लोअर वैलीज़ हैं वहाँ पे उन सब के जो लोग हैं, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, वो सभी लोग जो इन चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो पशुपालन हो, इन सभी चीज़ों में, या कुटीर उद्योग हैं, औषधीय उद्योग हैं, इन सभी में वो उन सभी की इकोनॉमी को वो चलाए रखता है और यहाँ पे हज़ारों लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी कि रोज़गार देता है। ही एड्स सीरियल्स एंड ग्रेन्स ऑफ कोर्स वेराइटीज़ वर द मेन एक्सपोर्ट्स टू तिब्बत। देखिए तिब्बत में क्या जाता था, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो अनाज हैं या गेहूँ हैं, मोटे अनाज जो हैं, वो सब यहाँ से वहाँ पे एक्सपोर्ट होते थे, यानी वहाँ पे निर्यात किए जाते थे, और वहाँ से चाहे वो रॉक सॉल्ट है यानी नमक है, बोरेक्स है, ऊन है, और कुछ वैल्यूएबल स्टोन्स और हर्ब्स हैं, उनको इम्पोर्ट किया जाता था। कब से पहले? 1962 से पहले। तो अगर आप देख सकते हैं कि 3rd सेंचुरी BC की हम बात कर रहे हैं कि 3rd सेंचुरी BC में वहाँ पे एक एंशियंट ट्रेड रूट हुआ करता था, तो तब से लेके 1962 तक वहाँ पे लगातार निरंतर व्यापार चलता रहा। 1962 में जब पहली बार चाइना के साथ युद्ध हुआ और उसके साथ साथ जो चाइना के साथ भारत के रिलेशंस थे वो ख़राब हो गए, तब पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे कई हज़ार सालों में वहाँ पे ट्रेड बंद हुआ। उसके बाद फिर ये ट्रेड वापस से शुरू होता है, वापस अभी देखेंगे आगे कि कब शुरू होता है, लेकिन 1962 में आके ये ट्रेड बंद हो गया जो पिछले 2000 सालों से चलता आ रहा था। चार्ल्स W. शेरिंग, द ब्रिटिश कमिश्नर इन 1906 हैज़ मेंशन्ड दैट अ ट्रेड वर्थ 67,000 ब्रिटिश पाउंड्स वाज कमीशन फ्रॉम द कुमाऊँ रीजन अलोंग। तो चार्ल्स W. शेरिंग थे, वहाँ पे ब्रिटिश कमिश्नर थे 1906 में। उन्होंने कहा कि कुमाऊँ रीजन के इस बॉर्डर ट्रेड से 67,000 ब्रिटिश पाउंड का जो व्यापार है वो होता है। अब आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे ब्रिटिश पाउंड जो है वो 104-110 रुपये के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि 67,000 ब्रिटिश पाउंड उस टाइम पे हुआ करता था, तो रुपये के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि कितना रहा होगा। तो गुड्स वर्थ ₹86,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग रॉ वूल, पशम, यक, टेल और शीप एंड गोट्स वर बोरेक्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम तिब्बत। तो अब देखिए, तो अब क्या हुआ कि जब वापस से ट्रेड रिज्यूम हुआ 1992 में, तो 1962 से लेके 1992 तक, यानी कि 30 सालों तक व्यापार नहीं हो पाया इंडिया और चाइना के बीच में, या इंडिया और तिब्बत के बीच में, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में बॉर्डर ट्रेड नहीं हो पाया। और फिर बॉर्डर ट्रेड वापस खुला 1992 में। तो जब 1992 में वापस से जो
ट्रेड था वो खुला, तो 86,000 रुपये का उस टाइम पे सबसे पहली बार जो गुड्स थे उनको इंपोर्ट किया गया, जैसे कि जो ऊन थी उसको, पशम को, याक की जो पूंछ है, फिर शीप है, गोट्स हैं और बोरेक्स हैं, सबको इंपोर्ट किया गया। और जबकि इंडियन ट्रेडर्स ने उस टाइम पे 12 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया, जैसे कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया, कॉफ़ी, वेजिटेबल, जैगरी, मिश्री और फाफर फ्लोर, तो ये सब तिब्बत को उन्होंने एक्सपोर्ट करे उस टाइम पे, यानी कि 12 लाख का एक्सपोर्ट हुआ था और 86,000 का उस टाइम पे इंपोर्ट हुआ था। फिर एक वहाँ पे ट्रेडिशन है टी सिपिंग का, यानी कि जो चाय पीना है, और एक ब्रोकन स्टोन पीसीज, यानी कि जो एक ब्रोकन स्टोन पीसीज का मतलब ये हुआ कि एक स्टोन के, एक पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे और व्यापार होगा जब पत्थर से पत्थर को मिलाया जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ही प्रोसेस है जैसे कि हमने भारत की जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं उनमें हमने देखा है कि जो 1990s की और 80s की जो मूवीज़ हुआ करती थी उसमें देखा गया है कि जब भी दो लोगों में डील हुआ करती थी किसी भी चीज़ के लिए, पैसे को लेन देन के लिए या फिर सामान के लेन देन के लिए, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक नोट के 2 टुकड़े होते थे और वो 2 नोट, जो वो 2 टुकड़े हैं एक नोट के, उसको आपस में मिलाया जाता था। अगर वो दोनों नोट के टुकड़े आपस में मिल जाते थे तो डील हो जाती थी, वरना नहीं होती थी। वैसे ही कुछ यहाँ पे है, या हो सकता है कि यहाँ से उसमें कॉपी किया गया है, क्योंकि ये तो बहुत टाइम से चल रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत नई ही है उसके मुकाबले। द ट्रेडिशनल ट्रेड बिटवीन इंडियन ट्रेडर्स एंड देयर काउंटर पार्ट्स इन तिब्बत वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ द गामग्या सिस्टम दैट वाज बेस्ड ऑन म्यूचुअल फेथ। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल जो ट्रेड चल रहा है पारंपरिक तरीके से अगर हम देखें तो इतने समय से जो भारत के और तिब्बत के ट्रेडर्स के बीच में जो व्यापार चल रहा है, तो वो एक गामग्या सिस्टम पे बेस्ड है, जो कि एक म्यूचुअल फेथ पे है, यानी कि आपसी विश्वास के ऊपर ही आधारित रहता है। द सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड व्हेन द ट्रेडर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज met during a small ceremony called सुलजी मुलजी, वेयर अ स्मॉल कप ऑफ टी और वाइन वाज ब्रॉट इन। अब देखिए, सुलजी मुलजी करके कुछ सेरेमनी होती है, उस टाइम पे दोनों तरफ के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो बैठते हैं और चाय पीते हैं या वाइन पीते हैं, जो भी उनकी इच्छा हो। द फर्स्ट सिप ऑफ टी और वाइन वाज टेकन बाय अ तिब्बतन ट्रेडर। तो पहला जो सिप होगा, यानी कि पहला सिप जो होगा वो एक तिब्बतन ट्रेडर लेगा जिसको मुश्ये कहते हैं, और जो दूसरा जो सिप होगा वो भारत का ट्रेडर लेगा जिसको मित्र कहते हैं। आफ्टर द टी सिपिंग सेरेमनी अ फ्यू प्रेशियस गिफ्ट्स वर एक्सचेंज बिटवीन द टू। उसके बाद चाय की चुस्कियों के बाद दोनों के बीच में कुछ जो उपहार हैं उनका लेन देन हो जाएगा। लेटर एन ऑर्डिनरी स्टोन वाज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। उसके बाद फिर कोई भी साधारण सा पत्थर ले लिया जाएगा, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। तो एक जो तिब्बतन ट्रेडर है वो एक टुकड़ा ले लेगा, और जो भारत का आदमी है, भारत का जो ट्रेडर है, व्यापारी है, वो दूसरा टुकड़ा ले लेगा। बाद में क्या होगा कि हो सकता है कि जो 2 लोगों के बीच में ट्रेड हुआ हो शुरू में, जो वो पत्थर एक्सचेंज हुए हों, हो सकता है उनमें से किसी की डेथ हो जाए। तो बाद में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे या उनकी जनरेशन्स आएंगी आगे, अगर उनको भी ट्रेड करना है तो वो ट्रेड जो होगा वो हो सकता है कि भारत का ट्रेडर उधर के ट्रेडर को ना जानता हो, लेकिन वो पत्थर एक दूसरे को जानते हैं। तो वो पत्थर जब भी लगाए जाएंगे और वो पत्थर जब आपस में लग जाएंगे, जहाँ पे भी वो पत्थर लगेंगे उन्हीं के साथ वो ट्रेड करेंगे। तो लेटर ईयर्स में रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं दो ट्रेडर्स के, जैसे उनकी जनरेशन्स पास होती हैं या उनकी जनरेशन्स पास होती हैं, तो वो उन पत्थरों के टुकड़ों से ही पहचाने जाएंगे कि इनका ट्रेड इनसे हो रहा था। इफ़ द 2 पार्ट्स फिटेड वेल, द आइडेंटिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स वाज एस्टेब्लिश्ड एंड द 2 वुड बिगिन ट्रेडिंग विद ईच अदर। मान लेते हैं कि दोनों पत्थर के जो टुकड़े हैं, एक पत्थर के जो 2 टुकड़े हैं वो मिल जाते हैं, तो जो दोनों की आइडेंटिटी है वो मिल जाएगी। जब दोनों की आइडेंटिटी मिल जाएंगी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो वहाँ पे उनके बीच में ट्रेड हो जाएगा। द ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम बिटवीन ट्राइबल शौका एंड रांग ट्रेडर्स एंड देयर काउंटरपार्ट्स इन तिब्बत कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज टिल 1962। तो जो शौका ट्राइब है उत्तराखंड में, रांग ट्रेडर्स हैं उनके बीच में, और जो तिब्बत के उनके काउंटर पार्ट हैं, यानी कि तिब्बत की जो ट्राइबल लोग हैं, उनके बीच में ये जो प्रोसेस चल रहा था ये 1962 तक चलता रहा, कहीं सदियों से, तो कहीं शताब्दियों से ये सिलसिला चलता रहा इस तरह से ट्रेड का। और फाइनली भारत और चाइना के युद्ध के साथ साथ 1962 में ये तरीका बंद हो गया। बिसाइड द मुश्ये ट्रेडर्स इन तिब्बत, डोकपा नोमैड्स वर द अदर इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन द ट्रेड बिफोर 1962। तो 1962 से पहले जो मुश्ये ट्रेडर्स थे तिब्बत के, और जो डोकपा नोमैड्स थे, नोमैड्स का मतलब होता है जो घुमंतु होते हैं, यानी कि जो एक जगह टिक के नहीं रहते, वो खाने की खोज में, चीज़ों की खोज में जगह जगह भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको नोमैड्स कहा जाता है। तो द डोकपा नोमैड्स लिव्ड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तिब्बत विद देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल्स एंड विजिटेड द तकलाकोट मार्ट फॉर द ट्रेड। तो जो डोकपा नोमैड्स थे, ये जो तिब्बत के अंदरूनी हिस्से थे, इंटीरियर पार्ट्स थे, वहाँ पे रहते थे, और जो उनके जानवर हैं, उनके जो जानवरों का जो झुंड हुआ करता था, उसके साथ साथ वो तकला मार्ट का जो मार्केट हुआ करता था व्यापार के लिए, वहाँ पे आ जाया करते थे। जो तकलाकोट का जो मार्ट है ये तिब्बत की बॉर्डर के पास पड़ता है, यानी कि तिब्बत के अंदर पड़ता है, ना कि भारत के अंदर।
दीज डोकपास यूज टू एक्सचेंज द रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल एक्सचेंज करते थे, जैसे कि ऊन हो गया, जो ग्रेन्स उगाते थे वो, जो कि ब्रॉड बाय इंडियन ट्रेडर्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सीजन। एज द डोकपा ट्रेडर्स वुड कम विद हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, दे वर नॉट अलाउड एंट्री इनटू द इंडियन मार्ट एट गुंजी। अब देखिए गुंजी में भारत का मार्केट हुआ करता था, क्योंकि वो अपने जानवरों के साथ आते थे डोकपा ट्रेडर्स, तो उनको भारत के मार्केट में अलाउ नहीं होता था। अ मार्ट वाज सेटअप एट गुंजी इन द इंडियन साइड आफ्टर द ट्रेड रिज्यूम्ड इन 1992। तो 1992 में 30 साल बाद 1962 के जब वापस से ट्रेड इस्टेब्लिश किया गया, तो भारत की तरफ जो गुंजी एक जगह है वहाँ पर वापस से जो मार्केट है उसको बनाया गया और वहाँ से ट्रेड स्टार्ट करवाया गया। The activities for the border trade begins when trade passes are sought from the Indian Ministry of External Affairs and issued to the traders। अब देखिए जो एक्टिविटीज़ हैं बॉर्डर पे कि वहाँ पे ट्रेड होगा, तो वो कैसे हो पाएगा, उन लोगों को परमिशन मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, यानी कि जो विदेश मंत्रालय है भारत का, वहाँ से परमिशन मिलेगी कि ट्रेडर्स को पासेस इशू किए जाएंगे कि आप दूसरी साइड जा सकते हैं, तिब्बत जा सकते हैं, या तिब्बत वाले भारत की तरफ आ सकते हैं ट्रेड करने के लिए। बट इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ये सब चीज़ें क्यों की जा रही हैं भाई, हमको ये समझना होगा, क्योंकि इस टाइम पे जो तिब्बत है वो तिब्बत ना होके वो चाइना है ना। तिब्बत हमको लग रहा है कि तिब्बत, अगर हम सोचें कि तिब्बत अपना आप में एक देश है, तो इस टाइम पे तिब्बत अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो चाइना के अंदर आता है। तो बेसिकली अगर तिब्बत कहें तो तिब्बत अपना में चाइना का हिस्सा है, तो यानी कि चाइना के साथ कह सकते हैं हम कि बेसिकली ये इंडिया चाइना ट्रेड है, ना कि इंडिया तिब्बतन ट्रेड। ये अपने आप में इंडिया चाइना ट्रेड है अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड। The traders are provided space in a mart where they store their goods and bank facilities at Gunji till the trade concludes. The ITBP provides them security। सिंपल सी बात है, ITBP है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो वो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है तिब्बत में, जिससे कि लोग बाग जो हैं लिपू लेक पास से पास ओवर कर सकें। और इंडिया चाइना का अगर बॉर्डर देखें तो कहा जा रहा है कि लिपू लेक पास से 6 करोड़ का ट्रेड हुआ है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, यानी कि भारत और तिब्बत के बीच में। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वर्थ ₹6.55 करोड़, ये 2018 की बात की जा रही है कि 2018 का जो बिजनेस रहा, ट्रांजैक्शंस रहे इंडिया चाइना के बीच में इस बॉर्डर से, वो करीब 7 करोड़ के 6.55 करोड़ के रहे। टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना थ्रू द बॉर्डर एट लिपू लेक पास इन उत्तराखंड। टोटल बिजनेस जो ट्रांजैक्टेड हुआ है दो कंट्रीज़ के बीच में 2018 में 6.55 करोड़ था, जिसमें से 5.59 करोड़ के तो इम्पोर्ट रहे हैं, और भारत से कुल 96.5 लाख या 1 करोड़ के आप मान सकते हैं कि एक्सपोर्ट गया है। तो यानी एक्सपोर्ट बहुत कम होता है भारत से, और भारत में इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो यही कुछ है कहने में इंडिया और तिब्बत के जो बॉर्डर ट्रेड था उसके बीच में। आप इसको लिख सकते हैं, जब आपके पास आंसर आएंगे तो आप इस सब चीज़ों को लिख सकते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, किस तरह से जेसुइट मिशनरी गए। तो इन सभी को जब आप आंसर में क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट आता है, आपका कोई भी सेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियोस बनवानी है, तो उसके ऊपर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि आपकी सब चीज़ें कवर हो जाएँ। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।